अभी हमें एक भाई साहब मिले हैं जो नेपाल से ही हैं, तो हम नेपाल के ऊपर जो चल रहे घटनाक्रम है उस पर हम उनसे बात करेंगे, उनकी क्या राय है, क्या देखते हैं उस चीज को लेकर। तो अगर देखा जाए तो इसमें आपको लगता है कि किसी बाहरी देश का रोल हो सकता है ये सब कराने में? अरे नहीं यार, एक आदमी गलत हो सकता है, पूरी जनता गलत नहीं हो सकती। तो सर, जो अभी नेपाल में चल रहा है उसके लिए आप क्या राय रखते हैं? देखिए, जहाँ भी रोए जमीन पे कहीं भी अगर धर्म पे बात आएगी ना और धर्मवादी बात आएगी ना तो फिर इंसानियत भाग जाती है। तो ट्रम्प हमारे जूते पे पालिश करता जब हम बड़े थे। अब देश के नागरिकों ने नेपाल के ये फैसला लिया कि अब हमें सड़कों पे आना चाहिए। आने वाले नेपाल के भविष्य का प्रतिनिधित्व कर सकते थे, उनको अपने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। बेरोजगारी हमारे यहाँ पे है, हमारे देश के युवा प्रदर्शन करते हैं तो उनको नौकरी ना मिलने की वजह से लाठियां मिलती हैं, पेपर लीक रुक नहीं रहे हैं, महिला सुरक्षा के हर दिन आप देख ले घटनाक्रम कितने हो रहे हैं। समस्या तो ये है कि अगर तुम सच बोलोगे ना तो हमारे देश की तिहाड़ जेल खुली पड़ी है, वो तैयार हो जाएगी आपके लिए। अभी हमारी टीम आ चुकी है चांदनी चौक एरिया में। यहाँ हम लोगों से एक बार बात करेंगे जो करंट की सिचुएशन चल रही है नेपाल के अंदर, उस नेपाल के जैसे जो हमारे पड़ोसी है, अगर देखा जाए तो हमारे भारत पर इसका क्या प्रभाव है। तो हम आइए लोगों से बात करते हैं। तो सर, आपसे बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी जो नेपाल में कंडीशन हो रखी है, तो आप इसको लेके क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? देखो, ये चीजें हिंसक हैं बहुत, और जब ये चीजें हुई हैं तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था, ये किस कारण से हुई है। और ये बहुत ही निराशजनक है। अगर जब सरकार का भी कुछ रवैया ठीक नहीं होगा तभी ये हालात पैदा हुए हैं। सरकार भी ये चाहती है कि अगर कोई दूसरी पार्टी हो वहाँ, तो अगर उनको लग रहा है कि भैया एक तानाशाही जैसे कहते हैं हम, कि भाई अब तो हम ही करेंगे जो कुछ करेंगे, नहीं तो इस जनता को जो है हमें झेलना है और कैसे इनका यूज करना है ये हमें वो पता है। तो इसका जो अभी करंट में चल रहा है नेपाल में, इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा? भैया, प्रभाव तो देखो, जब खबरें फैलती हैं तो सारे जगत में फैलती हैं। पहले इंडोनेशिया में भी यही हाल हुआ था, फिर श्रीलंका में यही हाल हुआ है, अब नेपाल में यही हाल होगा। क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 5 साल के अंदर 5 देशों में ये कूप हो चुका है। ये 5 देशों में, 5 देश में भी अभी जो हमारे बिल्कुल पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये नेपाल। और भाई, जब जनता जनार्दन होश उठते हैं ना, तो जब 4-5 आदमी मिलकर सरकार बना लेते हैं ना कि भाई तू प्रधानमंत्री बन जाइयो, मैं गृह मंत्री बन जाऊंगा, अब जो थोड़ा सा अगर टाइट सा हो जाए तू रक्षा मंत्री बन लिया पहले, अब क्या तू जो है वित्त मंत्री बन जाइयो, तो ये तो प्लानिंग होके सारा काम होता है भैया। और जो जनता है, अगर देखो सुनो, सरकार उसको कहते हैं जब आपने पीएचडी की हुई है किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर आपको उस पढ़ाई के अनुसार जॉब मिल जाए। सही बात है भाई, जिस अनुसार जिस लेवल का एक आदमी है, ये ग्रेड क्यों बनाए गए हैं? ये ग्रेड इसलिए बनाए गए हैं जो जिसके पास जैसी शिक्षा है उसके पास ऐसी नौकरी है। एक आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन क्यों निर्धारित की गई है? एक टीचर बनने के लिए पहले बीटीसी प्राइमरी टीचर होता था, आज बीएड टीचर हो रहे हैं वहाँ, क्योंकि ये बेरोजगारी है। क्योंकि वो मजबूरी में बेचारा जो एक इंटर कॉलेज को पढ़ाने वाला टीचर है, वो प्राइमरी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित करेगा तो उनका लेवल डाउन हो जाएगा भाई। अगर नौकरी देनी है तो जिस आदमी जिस लेवल का पढ़ा लिखा है उसको उसके अनुसार नौकरी देना। अगर नहीं तो कलेक्टर की, एक जिला चलाने के लिए कलेक्टर होता है, अगर उसका ग्रेजुएशन ना लेकर 8वीं पास कर दे भाई उसको, तो वही चीज है, वो देश नहीं चला पाएगा। तो देश भैया, थिंकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द लाइफ। जब ये ऐसी थिंकिंग रखेंगे तो फिर देश तो अब वे भी नहीं चला पा रहे, जो डीएम बन के बैठे हैं वे भी डर के मारे भाग रहे हैं इधर उधर, क्योंकि उन्होंने भी आय से अधिक संपत्ति बहुत बना ली है। तो ये तो जब जनता का उत्पीड़न हुआ है तब ये उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी है सरकार के साथ। अगर देखा जाए तो इसमें आपको लगता है कि किसी बाहरी देश का रोल हो सकता है ये सब कराने में? अरे नहीं यार, एक आदमी गलत हो सकता है, पूरी जनता गलत नहीं हो सकती। ठीक है,
इसमें कोई ऐसा नहीं है मुद्दा। भाई बांग्लादेश की सीएम यहाँ आई, उसको जगह दी, पनाह दी भारत में। अगर दूसरे देश ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि भाई क्यों पनाह दी, क्या रिलेशन है इसका जवाबदेही कौन तय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन समस्या तो ये है कि अगर तुम सच बोलोगे ना तो हमारे देश की तिहाड़ जेल खुली पड़ी है, वो तैयार हो जाएगी आपके लिए। यानी जनता के खिलाफ कहीं भी या कहीं भी जो है तुम्हारा एनकाउंटर हो सकता है रास्ते में। तो भाई इसीलिए अच्छा है तो अपना चुपचाप रहो और काम करते रहो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जो अभी नेपाल में चल रहा है उसके लिए आप क्या राय रखते हैं? देखिए, जहाँ भी रुए जमीन पे कहीं भी अगर धर्म पे बात आएगी ना और धर्मवादी बात आएगी ना तो फिर इंसानियत भाग जाती है। इंसानियत इसीलिए भागती है कि धर्म पे लोग आते हैं। कोई भी धर्म किसी में भी आस्था रखता है, उसे जो भी चल रहा था चलने दो। बहरहाल लोग उस बात को हटा के यहाँ हमारे देश में भी सलवार और तलवार जाने क्या क्या इन्होंने बकवासबाजी 10 साल से कर रखी है। ये उसी का परिणाम है कि जो नेपाल में है। लेकिन जो बांग्लादेश में हुआ उसके लिए वो भी वही है, एक ही परिणाम है। आप कोई भी नाम है आपका, कोई भी वो है, आप मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना मुझे इंसानियत दिखाई दे रहा है, तो अब मैं इंसानियत से बात करूँ ना, आपके अंदर ना घुसूं कि आप किसे मानते हैं, क्या खाते हैं, को किसकी पूजा करते हैं, ये मेरा हक नहीं है ना। यहाँ ये बात है, मेरे देश में ना कोई रोकने वाला। दूसरी बात, सबसे मेन बात ये है कि यहाँ कोई किसी की इज्जत करने वाला नहीं है। आज के टाइम में कोई किसी पे भी उंगली उठा देता, कोई किसी के साथ बदतमीजी कर देता, कोई किसी के साथ भी कुछ भी कर देता, कोई कुछ नहीं करने वाला। ये कौन सी गवर्नमेंट है यार? ऐसी गवर्नमेंट तो मैंने देखी नहीं। आप 400 साल पुरानी 700 साल पुरानी बात पूछ रहे हैं हमसे, आप 10 साल का रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे। दूसरी बात, हमारे देश को 75 साल हुए अभी आजाद हुए हुए, लोगों ने 700-700 साल यहाँ वो राज करे, तुमसे 100 साल पूरे नहीं हो पा रहे। ये कौन पूछेगा, किससे पूछेंगे बताइए, आप बताइए। तो आपकी जो राय है हमारी अपनी सरकार से रिलेटेड है, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है, जो हमारे पड़ोसी देश थे, 5 देश हैं जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और ये बांग्लादेश और श्रीलंका, इन सब देशों के ऊपर भी आप हमारे जो जितने भी पड़ोसी हैं इनके अंदर ये सारा कूप हुआ। यानी कूप मतलब एक तरीके से सरकारों को गिराया गया है, ठीक है, और सरकारों को गिरा के फिर अलग से नई सत्ता को बिठाने की कोशिश की गई है। तो हमारे ये पड़ोस में ही क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? देखिए, पहली बात तो ये है कि सच्चाई जब भाग जाती है, तो जब सच्चाई भाग जाएगी तो अन्याय अपना आप उभर जाएगा। फिर वो नहीं देखेगा, उसे तो यही दिखेगा कि यार सब कुछ पैसा है, हर चीज पैसा है, या बेईमानी हर चीज है, या मैंने इसके रैपट मार दी, मैं वो बहुत बड़ा हो गया। ये गलत है। ये मैं इसे कहता हूँ रावण पना नहीं होना चाहिए। और इस रावण पने ने जाने, मुझे तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया में इसकी हवा फैल चुकी। और जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया हमारे देश पे, वो हाँ, मैं इनसे पहले कह चुका था, ट्रम्प आया था यहाँ, इन्होंने उसको इतनी पूजा करी कि हर एक आदमी उसको भगवान मान बैठा था। मैंने जब भी इनसे ये किया था कि देखो, तुम्हारी मेहमान नवाजी अलग है, मगर दूसरे को ये देखो, वो अपने देश को ज्यादा चाहेगा या तुम्हें ज्यादा चाहेगा? अपने देश को ज्यादा चाहेगा तो तुम भी आंख खोलो, अपने घर को देखो, दूसरे को ना देखो। जब हम अपने घर में मजबूत होकर बैठेंगे, दूसरा हमारी इज्जत करेगा। लेकिन देखो, एक बात बताओ, हमने इतनी इज्जत की, इतना सब कुछ उनको सर पे बिठाया, मतलब एक तरीके से ट्रम्प की बहुत ज्यादा खातिरदारी की हमने, है ना, हर चीज उसको, और उसको वोट देने के लिए भी मोदी ने अब की बार ट्रम्प सरकार इस तरीके के स्लोगन भी दिए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि लेके बिठा दिया आसिफ मुनीर को, अपने यहाँ ले जाके लंच खिला रहे हैं, डिनर करा रहे हैं। ये क्या था पाकिस्तान के? यही तो समझदारी, यही तो दिमाग है। आपको हमारे प्रधानमंत्री को क्या अनपढ़ है? क्यों गया? कोई बात तो होगी, ये बताइए। हम अपनी पब्लिसिटी, हमारे यहाँ है पब्लिसिटी के फला को वोट देना, उसको वोट देना। हमें ये क्या हक किसने दे दिया कि हम दूसरे के लिए पब्लिसिटी करें, उसके हम उसकी गुलामगिरी करें, या उसकी चम्मचगिरी करें, या उसके पैर धोएं? हम अगर वो बड़े होते तो ट्रम्प हमारे जूते पे पालिश करता जब हम बड़े थे। आप यानी कि ठीक है, यानी कि हमारी सरकारों की इसमें खामियां निकालते हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने बेइज्जती कराई हमारे देश की, और बेइज्जती करा रहे हैं अभी भी। नहीं बाज आ रहा है, नहीं दिख रहा कि हमारे देश की बेइज्जती हो रही नहीं हो रही। अभी अशोक चिन्ह इन्होंने जहाँ लगाया और उस पर मुद्दा उठाया, क्यों लगाया तुमने वहाँ? उसका क्या हक था वहाँ लगाने का, ये बताइए आप। अशोक चिन्ह को तुमने छोटा समझ लिया,
मेरी भारत का चिन्ह बड़ा चिन्ह है, मेरी जान है वो, वहां क्यों लगाया, किससे पूछ के लगाया? ये गलती नहीं तो क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। फिर किससे पूछेंगे? बताइए आप। लेकिन एक चीज ये भी तो देखिए कि ना, अभी ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए, लेकिन हमारी सरकार इसके ऊपर तो झुकी नहीं है बिल्कुल भी। हमने कोई उसका है ना, जैसे उसने बोला कि आप रूस से तेल लेना बंद कीजिए, हम रूस से तेल बराबर लिए जा रहे हैं। उसके बाद भी और भी उन्होंने कई सारी चीजें बोली जिनको हमने मना कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट है, वो हमारे डेयरी प्रोडक्ट अमेरिका कहता है कि हम तुम्हारे हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। यानी कि यहाँ के किसानों को बर्बाद करने के लिए भी उसने बहुत ज्यादा चीजों की कोशिश की, क्योंकि अपनी चीजों को बेचना है उसको। तो उसके ऊपर तो हमारी सरकार बिल्कुल कठोर तरीके से खड़ी हुई है। देखिए, पहली बात सुनिए, ये हम नहीं और लोग भी, बहुत से लोग जानते हैं कि वो जो चीज है ट्रम्प, वो अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक जा सकता है, समझे नहीं? धर्म और मजहब इसी देश के अंदर हैं, और सच्चाई जहां होगी वहां उसकी जीत होगी, और जहां सच्चाई नहीं होगी जीत नहीं होगी। मेरा नाम संजय चौहान। ठीक है सर, अभी जो करंट में नेपाल जो हमारे पड़ोसी देश है, यहाँ पे एक कूप हुआ है, ठीक है, तो यहाँ की सरकार को गिराया गया है, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? और अभी जो हमारे आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं, 5-6 देश हैं जिनके अंदर ये सारी की सारी चीजें भी घटनाएं पिछले 5 साल में हुई हैं, तो इसको लेके आप क्या देखते हैं? देखिए, नेपाल का जो घटनाक्रम घटा है, मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ और मैं इस बात की समीक्षा भी कर रहा हूँ। और पुराने जो घटनाक्रम है, बांग्लादेश हो चाहे श्रीलंका हो या म्यांमार हो, और भी कई जगह पे है, अभी फ्रांस में होने वाला है, चल भी रहा है शायद, फ्रांस में मैक्रो के खिलाफ चल रहा है। तो जब जब भी किसी देश के अंदर इस तरह के घटनाक्रम घटित होते हैं कि जनता सड़कों पे आ जाए और सरकार का तख्ता पलट कर दे, तो ये एक राजनीतिक असंतोष होता है सरकार के प्रति जनता में, और यही हमें देखने को मिला। नेपाल की जनता की एक मांग थी कि भ्रष्टाचार, सरकार को लगाम लगानी चाहिए भ्रष्टाचार, जो वहाँ चरम पे था, जो चरम पे था। बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। लेकिन सरकार का जो नीतियां थी या जो सरकार का सोच थी अपने देश के नागरिकों के प्रति, कि ये तो सरकार के खिलाफ बगावत कर रही है जनता, युवा प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि युवा आज का पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है। और जिस तरह से युवाओं के अंदर ये संचार क्रांति आई है, ये हर देश का एक माध्यम है कि सरकार यदि आवाज़ नहीं सुनती है तो एक प्लेटफॉर्म होता है सोशल मीडिया। तो सरकार ने वो निर्णय लिया कि ये तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, किसी भी देश के अंदर क्या युवाओं का या उस देश की जनता का सरकार से सवाल करना, जो जनता सरकार को चुनती है उसी जनता के द्वारा और उसी नागरिकों के द्वारा, उन्होंने युवाओं के द्वारा, क्या सरकार से सवाल पूछना अपराध हो जाता है क्या? बिल्कुल अपराध नहीं है, इस चीज को तो ये अधिकार आता है, संविधान में लिखा हुआ है। तो जब सरकार ने इस तरह के फैसले लेने शुरू किए, ना वो भ्रष्टाचार पर सुनने को तैयार है, ना बेरोजगारी पे सुनने को तैयार है, ना महंगाई पे सुनने को तैयार है, तब देश के नागरिकों ने नेपाल के ये फैसला लिया कि अब हमें सड़कों पे आना चाहिए। सड़कों पे आकर प्रदर्शन करने का अधिकार नागरिकों का होता है, बिल्कुल होता है, और सरकार उनको परमिशन भी देती है। लेकिन सरकार ने, नेपाल सरकार ने जिस तरह से दमनकारी नीति अपनाई कि उनकी आवाजों को दबाया, गोलियां चलवा, कि आप सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, और उन छोटे छोटे नन्हे मासूम जो युवा आने वाले नेपाल के भविष्य का प्रतिनिधित्व कर सकते थे, उनको आपने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। इसलिए आक्रोश और ज्यादा भड़का, और आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बंद कर दिए। नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको बंद किया। जितने भी थे, जो मेजर होता है, आदमी ट्विटर पे लिख सकता है, फेसबुक पे लिख सकता है, इंस्टाग्राम पे लिख सकता है, व्हाट्सएप पे बात कर सकता है, ये मेजर प्लेटफॉर्म थे, आपने इनको भी बैन करने का फैसला लिया। तब देश के युवाओं को लगा कि हमने तो पढ़ाई कर ली है, नौकरियां हैं नहीं, बेरोजगार हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो अब अपनी बात हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी नहीं पहुंचा सकते सरकार को। ये गुस्सा था, ये भड़का,
और जब जब कोई भी देश और किसी भी देश में उस देश के नागरिकों की आवाज दबाने का, कुचलने का, दमन करने का सरकारें प्रयास करती हैं, तो ऐसे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि नेपाल की जनता का अपने राजनीति के प्रति एक राजनीतिक असंतोष था, इसीलिए ये घटनाक्रम वहां पे घटित हुआ। तो इसको देख के हमारी जो सरकारें हैं, मतलब हमारी जो कंट्री है, इस पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए क्या होता है कि जैसे यमुना जी बहती हैं, हरियाणा से पानी छूटता है, हथनी कुंड पानी छोड़ता है, तो उसकी बाढ़ दिल्ली में आती है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भी जाती है, उत्तर प्रदेश में फिर आगे बढ़ती रहती है। हरियाणा हमारा पड़ोसी राज्य है, उसने प्रभावित किसको किया बाढ़ से? हरियाणा को, वो दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को, पंजाब को। तो इस चीज़ से हमें सतर्क होना चाहिए कि यदि आपको बताया जा रहा है कि सामने गड्ढा है, यहाँ से बच के चलो, तो आपको इसको नकारात्मक नहीं लेना चाहिए, इस विचार को सकारात्मक वे में सोचना चाहिए कि सामने वाला हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि हाँ भाई, अगर पड़ोसी देशों में ऐसी घटनाक्रम घटित हो रही है जो अपने देश के नागरिकों की आवाज सुनना नहीं चाहते, सिर्फ तानाशाही 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 दिखाना चाहते हैं, उस तानाशाही के खिलाफ तो नेपाल की घटनाक्रम वहां पे घटित हुआ, ऐसा किसी देश में घटित ना हो, इसलिए कुछ लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। और देखिए, देश का मैं भी नागरिक हूँ, मुझे भी इस बात की चिंता है, मैं भी सरकार चुनता हूँ कि मेरी सरकार में कोई ऐसी अस्थिरता नहीं आए। क्यों? क्योंकि मेरी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, बैसाखी पे चल रही है, लंगड़ी लूड़ी सरकार है मेरी, गठबंधन से बनी हुई है, 26 घटक दल हैं। बिल्कुल, अगर मेरी सरकार पूर्ण बहुमत में होती तो मैं मान लेता एक बार को कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार फैसले ले लेगी। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे फैसले लेने होते हैं जहां पर घटक दल समर्थन नहीं करते, तब आप क्या करेंगे उस चीज में? बिल्कुल, वो अपने पैर खींच लेंगे तो फिर सरकार गिर तो जाएगी। पैर खींच लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो सरकार के प्रति जनता, जो हमारी भारत की जनता है, भारत की सरकार के प्रति यदि कोई चिंता व्यक्त कर रही है तो सरकार को दूरदर्शी और दूरगामी परिणाम जो राजनीति में कभी घटक सकते हैं या हो सकते हैं या ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो उस पर विचार करना चाहिए। तो हमारे देश की जो मूल समस्या है वो है भ्रष्टाचार। बिल्कुल, हर दिन ईडी छापे मारती है, चाहे पैसा भी तो विपक्ष के लोगों में ही मिल रहा ना जी, किसी के 10,000 करोड़, किसी के 1 लाख करोड़, किसी के 5,000 करोड़। ये सरकार बदलेगी तो जो अब ये सरकार में फिर इनके घर में मिलेगा, ये तो हकीकत है भाई साहब। बेरोजगारी हमारे यहाँ पे है, हमारे देश के युवा प्रदर्शन करते हैं तो उनको नौकरी ना मिलने की वजह से लाठियां मिलती हैं, पेपर लीक रुक नहीं रहे हैं, महिला सुरक्षा के हर दिन आप देख ले घटनाक्रम कितने हो रहे हैं। तो ये राजनीतिक जो एक चिंता है, मैं राजनीतिक असंतोष नहीं कहूंगा भारत के अंदर, लेकिन राजनीतिक चिंता तो है। हाँ, भ्रष्टाचार के प्रति तो राजनीतिक असंतोष है पूरे देश की जनता को। सरकार को सोचना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ऐसी कमरों में बैठ के हर साल में 3 बार मीटिंग करते हैं और बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आपके ही बीजेपी के नेताओं के कितने घटनाक्रम सामने आते हैं कि यहाँ पर रिश्वत की मांग की गई थी। ठीक है, गोदी मीडिया या जो मीडिया है, जो देश का चौथा लोकतंत्र के स्तंभ पे कलंक है, वो नहीं दिखाता इन चीजों को। चिंता सबको करनी है, चिंता मीडिया इंस्टीट्यूशंस को भी करनी है। आप सरकार की गुलामी करने के लिए मीडिया का यहाँ पे निर्माण नहीं किया गया है। आपको स्वतंत्र मीडिया, स्वतंत्र समाचार और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए चुना गया है। यदि आप इस तरह से पेड काम करेंगे, सरकार के विज्ञापन लेने के लालच में काम करेंगे, तो देश की जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी और सरकार को ये मालूम पड़ जाएगा कि ठीक है, जनता तो मीडिया से बात कर रही है, सरकार को तो कुछ करना ही नहीं है, तो सरकार अपने कानों में रुई डाल के बैठ जाती है। तो अभी आप सरकार के खिलाफ ये सारी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सरकार को इस तरह की जो कंडीशन चल रही है इस टाइम पे, नेपाल की कोई हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्योंकि गोरखा सैनिक वहीं से ज्यादातर पहले भर्ती हुआ करते थे, जो अब शायद बंद हो चुका है गोरखाओं को लेना। मैं सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, पहले आपको करेक्ट कर दूँ। मैंने
जो पक्ष रखा वो भारत सरकार में जो लोग बैठे हैं बड़े बड़े पदों पर, एक देश का नागरिक होने के लिए पड़ोसी देशों की स्थिति देखते हुए मैंने एक चिंता व्यक्त की है, और एक देश का नागरिक होने के नाते ये चिंता करना स्वाभाविक भी है और मेरा अधिकार भी है। आपने कहा भारत को क्या मदद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। वहाँ पर जो राजनीतिक असंतोष के कारण सरकार अपदस्थ हुई, सरकार का तख्ता पलट हुआ, लेकिन वो युवा इस बात को भी भूल गए कि आने वाले भविष्य में नेपाल और नेपाल की जो आर्थिक स्थिति है लगभग 20 से 25 साल पीछे चली गई है। बिल्कुल आपने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया, हाई कोर्ट को जला दिया, मीडिया इंस्टीट्यूशंस को जला दिया, पशुपतिनाथ मंदिर पे हमला किया, तोड़ फोड़ हुई, आगजनी हुई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा गया। तो ये सब नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल उपद्रव किसी समस्या का समाधान नहीं है, उपद्रव किसी समस्या का समाधान नहीं है। अपनी बात आपने रखी, आक्रोश दिखाया, ठीक है। सरकार में आपके दबाव में इस्तीफे भी दिए, प्रधानमंत्री ने भी दिए, गृह मंत्री ने भी दिए, विदेश मंत्री ने भी दिए, सब लोगों ने वहाँ पर अपने अपने इस्तीफे दिए और एक नई सरकार का गठन होने जा रहा है। लेकिन ये जो सरकारी संपत्तियों को, यानी तो नेपाल की जनता के टैक्स पेयर के पैसे से ही बना था, ये सरकार के पार्टी के फंड से नहीं बना था। तो ये गलती बच्चों ने की है, चाहे जोश में की, रोश में की या होश में की। इस पे चिंतन करने की आवश्यकता। बिल्कुल, आप नेपाली लोगों को इस चीज को देखना चाहिए कि देखो, आप बिल्कुल सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन जो सरकारी संपत्तियां हैं वो आपकी हैं। अभी हमें एक भाई साहब मिले हैं जो नेपाल से ही हैं, तो हम नेपाल के ऊपर जो चल रहे घटनाक्रम है उस पर हम उनसे बात करेंगे, उनकी क्या राय है, क्या देखते हैं उस चीज को लेके। तो सर, नाम क्या है आपका? मेरा सोमराय है। तो सोमराय जी, आप ये बताइए, जो अभी करंट में सिचुएशन चल रही है नेपाल में, तो उसको लेकर आप क्या देखते हैं? मतलब क्या सही हुआ या गलत हुआ? बिल्कुल सही हुआ, ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुआ, बिल्कुल सही हुआ। तो ओली सरकार जो है भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा किया कर रखा था उसने। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे लोगों को? वहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम था, बेरोजगार का, सड़क की समस्या में भी बहुत ज्यादा, घोटाला का, भ्रष्टाचार का बहुत होता है। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी, नेपाली लोग को इतना ज्यादा आक्रोश में मैंने शायद पहली बार किसी उसमें देखा है। तो इतना ज्यादा आक्रोश का मतलब है कि सरकारें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर चुकी थी। ये बात सच्चाई है कि सरकारें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर चुकी थी, तो उसकी वजह से लोगों को खड़ा होना पड़ा उनके खिलाफ। बिल्कुल सही है सर, जो भी किया बहुत अच्छा किया सर। अच्छा किया। अच्छा, ओली को आप जो थे, इनको लेके क्या विचार हैं आपके? कैसे, मतलब ये लोग थे? मेरा कोई विचार नहीं है, जो भी किया एक युवा, क्योंकि कुछ लोगों को मारा भी है वहाँ पे, गोली से मार दिया उन्होंने, उन लोगों ने गोली से भी मारा है। 20 लोग मारे गए उसमें, नौजवान, हाँ। जो युवा जवान, जो उसको विरुद्ध वो गलत किया उन्होंने, सरकार ने बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया। हाँ जी सर। आज जो जैसे उनके घर जलाए जा रहे हैं और उनके लोग, ये ओली और भी उनके जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं सब घर छोड़ के जा चुके हैं। तो क्या आगे की क्या रणनीति है, किसको बनाने का आप क्या सोचते हैं कि आगे की सरकारें कैसी आनी चाहिए नेपाल में? आगे सरकार मतलब मंत्री बहुत अच्छा आना चाहिए, जो प्रभावशाली हो, जो देश को विकास करे, जनता को विकास करे। ये एक प्रभावशाली नेता होने चाहिए। क्योंकि देखो, नेपाल के लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, और काम करने के लिए बाहर इसलिए जाना पड़ता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और सारी चीजें हैं, घोटाला है, ज्यादा बेरोजगार है, इसीलिए और लोगों का टैक्स का पैसा भी मंत्री के वजह से हुआ सारा। अच्छा, केपी ओली, प्रचंडे, झलनाथ खनाथ, ये सारे नेता बेकार थे। हाँ जी, बेकार थे, बेकार। तो अभी जो है, मतलब ये आगे आने वाली अच्छा, एक चीज जो मैंने देखा कि कुछ लोग राजशाही, जो राज परिवार से जो लोग हैं, उनको बिठाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो ठीक है? बल्कि ये राजशाही आने का नहीं है, बल्कि ये एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक लड़ा था जनता, बल्कि ये राजशाही आने का नहीं है, वापस नहीं है, बल्कि एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ा था। तो अभी आप यहाँ क्या काम करते हो? यहाँ पे होटल में करता हूँ। होटल में हाँ जी। आपको यहाँ करना पड़ रहा, तो आपके वहाँ फैमिली वगैरह सब सेफ है? हाँ जी, सेफ है। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ? नहीं, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है घर में।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।